डिस्क्राइब गांधी जीज दांडी मार्च। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी उसका वर्णन करना है हमको। ठीक, तो शॉर्ट में आंसर हम क्या लिखेंगे इसका? इन ऑर्डर टू एंड ब्रिटिश मोनोपोली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड द दांडी मार्च। इट वॉज started on 12th March 1930 from साबरमती आश्रम। गांधी जी along with his volunteers marched on foot to reach the Dandi coast situated 240 kilometers अवे फ्रॉम साबरमती। तो इस वाले आंसर का मतलब क्या वो हिंदी में समझ लो। ठीक है, इसमें प्रश्न लिखा हुआ था कि दांडी यात्रा के बारे में बताना है हमको। तो आंसर में हमने पढ़ा इन ऑर्डर टू एंड ब्रिटिश मोनोपोली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड द दांडी मार्च। मतलब ब्रिटिश लोगों का नमक के ऊपर जो एकाधिकार हो गया था, अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था नमक के ऊपर कि नमक के ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा, इससे नमक की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो नमक क्या होगा, फिर गरीब आदमी की पहुंच से बाहर निकल जाएगा। गरीब आदमी क्या खा के अपना गुजारा करता था? नमक रोटी। और ऐसे में यदि नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया तो क्या होगा? नमक महंगा हो जाएगा, और नमक महंगा होगा तो नमक हर व्यक्ति की पहुंच में नहीं आ पाएगा, लोगों को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। ऐसे ही तो इसी बात का विरोध करने के लिए गांधी जी ने क्या तय किया कि हम एक जगह है जिसका नाम है दांडी, समुद्र का एक किनारा है जिसका नाम है दांडी, वो उनके गांधी जी के आश्रम साबरमती आश्रम से वो दांडी कितने किलोमीटर दूर था? 240 किलोमीटर दूर। तो गांधी जी ने निर्णय किया कि हम साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 किलोमीटर की यात्रा पैदल करेंगे और वहाँ जाके नमक बनाएंगे और अंग्रेज़ों का जो बनाया हुआ कानून है उसको तोड़ देंगे। ठीक है, और इसका हम नमक कानून का विरोध करेंगे। तो ये आंसर क्या समझ लेना। इन ऑर्डर टू एंड ब्रिटिश मोनोपोली ऑन प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा नमक कानून के नमक के उत्पादन के ऊपर जो एकाधिकार किया गया था उसको समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आयोजन किया। ऑर्गेनाइज मतलब होता आयोजन करना, तो दांडी मार्च का उन्होंने आयोजन किया। इट वॉज स्टार्टेड ऑन 12 मार्च 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम, और ये जो है यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई। गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था? साबरमती आश्रम। साबरमती एक नदी का नाम है और नदी के किनारे वो आश्रम बना हुआ है, इसलिए उसका नाम है साबरमती आश्रम। गांधी जी अलोंग विद हिज वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर्स मतलब स्वयं सेवक, मतलब जिनको कोई पेमेंट नहीं मिलती अपने काम करने की, लेकिन वो अपनी मर्जी से अपना कोई काम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं वॉलेंटियर। तो गांधी जी के आश्रम में जो वॉलेंटियर्स थे या गांधी जी के जो मानने वाले थे, उनके साथ चलने वाले लोग थे, जिनको हिंदी में स्वयं सेवक कहते हैं। तो गांधी जी अलोंग विद हिज वॉलेंटियर्स मार्च्ड ऑन फुट टू रीच द दांडी कोस्ट सिचुएटेड 240 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम साबरमती। मतलब गांधी जी अपने स्वयं सेवकों के साथ दांडी पहुंचने के लिए, जो कि साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर है, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। समझ में आ गया? तो बस इसकी में इतना ही अपन को लिखना है। ठीक, तो ये एक आंसर हो गया है ना। वाई डज एनी कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला आंसर देखो पेज नंबर 74 पर है ये। चलो अब अगला क्वेश्चन देखना। इस वाले प्रश्न में लिखा है वाई डज एनी कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान। संविधान मतलब समझते हो?
संविधान एक ऐसी पुस्तक का, एक ऐसी किताब का नाम है जिसमें पूरे देश को कैसे चलाना है इसके बारे में सारे नियम कायदे लिखे हुए, नियम कानून लिखे हुए हैं कि देश में कौन सा काम किस तरीके से होगा। ठीक है, ये सारे नियम जिस किताब में लिखे उस किताब को हम क्या कहते हैं? संविधान। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहेंगे? बोल के बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसमें लिखा है वाई डज एनी कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी भी देश को संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, कि क्यों ज़रूरी है संविधान का होना। क्या बिना संविधान के देश नहीं चल सकता? ठीक है ना, तो हमको उसकी ज़रूरत क्या है वो अपन को यहाँ देखना है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, किसी भी देश को निम्नलिखित कारणों की वजह से संविधान की आवश्यकता होती है। पहला लिखा है फॉर्मुलेटिंग, बोलो साथ में हमारे, फॉर्मुलेटिंग सर्टेन आइडियल्स। अब इसके बारे में देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सर्टेन आइडियल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द सिटीजन्स कैन शेप देयर कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर विशेस एंड डिजायर्स। अब इसमें मीनिंग क्या निकला है इसका? फॉर्मुलेटिंग सर्टेन आइडियल्स, मतलब कुछ आइडियाज़ जो है उनको फॉर्मुलेट करने के लिए, उनको एक सूत्रबद्ध करने के लिए। ठीक, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सर्टेन आइडियल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द सिटीजन्स कैन शेप देयर कंट्री, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ निश्चित आइडियाज़ लिखे हुए हैं, ठीक है ना, जिनके हिसाब से देश के नागरिक, सिटीजन्स मतलब क्या होता है? देश के नागरिक। तो देश के नागरिक जो है अपने इच्छाओं को, ठीक है ना, अपनी इच्छाओं को और अपनी चाहतों को के अनुरूप अपने देश को बदल सकते हैं। ठीक है, दूसरा लिखा है डिफाइनिंग, बोलो, डिफाइनिंग द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। तब इसका मतलब क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये किसी भी देश के जो राजनीतिक तंत्र होता है, राजनीति होती है, राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसको तय करता है। मतलब संविधान तय करता है कि देश में जो राजनीति है वह किस तरीके से होगी। संविधान में लिखा है कि चुनाव 5 साल में होंगे तो 5 साल में होते हैं। ऐसा नहीं कि कल को कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया तो वो कहेगा 5 साल नहीं हम 4 साल में कराएंगे, या किसी का मन हो गया तो वो कहने लगे हम 5 साल नहीं हम तो 8 साल में चुनाव करवाएंगे, 8 साल तक हम ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे अब। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अपना मनमाना काम नहीं कर सकता। जैसे किसी ने मर्डर किया तो उसको फांसी की सज़ा हो गई, वहीं किसी और ने, दूसरे ने मर्डर किया, वो जज का मान लो पहचान वाला जज कहे चलो ठीक है जाने दो इसको। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन यदि संविधान नहीं होगा तो ऐसा हो भी सकता है कि कोई जान पहचान वाला तो चलो एक काम करो माफ़ कर दिया जाओ, अगली बार गलती मत करना, और कोई दूसरा व्यक्ति तो उसको पकड़ के अपन ने फांसी पे लटका दिया, तुमने बहुत गलत काम किया, तुमको मौत की सज़ा मिलेगी। तो एक ही काम के लिए 2 अलग अलग प्रकार की सज़ाएं नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति मनमाना काम ना कर पाए, इसीलिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? संविधान की, कि किसी ने चोरी की तो उसको ये वाली सज़ा मिलेगी। ठीक है, लेकिन मान लो चोर पुलिस वाले का पहचान वाला निकला तो उन्होंने कहा चलो जान दो, सामान वापस कर दो जाओ। ठीक है, और कोई दूसरा अनजान व्यक्ति निकल आया चोर तो कहा एक काम करो उसको जेल में डाल दो, ज़िंदगी भर जेल ही में रहने दो इसको, इसका पूरा घर मकान भी जब्त कर लो। ठीक है, तो संविधान नहीं होगा तो क्या होगा? लोग मनमाना काम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे वही लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो किसी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है। नंबर 3 पे लिखा है, बोलो, प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन
provides such rules by which misuse of power by political leaders may be prevented। तब इसका मतलब मिसयूज़ मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का गलत उपयोग करना या गलत इस्तेमाल करना, मिसयूज़ करना, ठीक है। और प्रिवेंट मतलब क्या होता है? रोकना। तो प्रिवेंटिंग मिसयूज़ ऑफ पावर मतलब शक्ति का दुरुपयोग रोकना, करना नहीं, दुरुपयोग रोकना, ठीक है ना, कि कोई अपनी शक्ति का गलत उपयोग ना कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, चलो इसको पढ़ो। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सच रूल्स बाय विच मिसयूज ऑफ पावर बाय पॉलिटिकल लीडर्स में बी प्रिवेंटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे नियम बनाए गए हैं जो इस बात को तय करते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर है, मतलब जो राजनेता हैं, ये किसी भी नियम का अपनी किसी भी तरीके से अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति यदि मंत्री के पद पे बैठ गया है तो वो अपना मनमाना काम करेगा कि हमारे हाथ में पावर है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन जाए, लेकिन काम उसको किसके हिसाब से करना पड़ेंगे? संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। समझ में आ गया ये वाला आंसर? ठीक। अगला क्वेश्चन देखें फिर इसमें। अब चलो साथ में बोलना। वाई वॉज द मिनिमम वेजेस एक्ट नीडेड। तो मिनिमम मतलब क्या होता है? न्यूनतम, कम से कम। और वेजेस का मतलब क्या होता है? वेतन, तनख्वाह, ठीक है। या इसको मजदूरी भी कह सकते हैं अपन, किसी काम के बदले मिलने वाला पैसा। तो व्हाट वाज द मिनिमम, व्हाई वाज द मिनिमम वेजेस एक्ट नीडेड, मतलब न्यूनतम वेतन कानून की आवश्यकता क्यों थी, ठीक है ना। मतलब पहले क्या होता था, सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं था कि कम से कम कितने पैसे मिलने ही चाहिए किसी काम के लिए, ठीक है। लोग क्या करते थे, ज़्यादा काम करवाते थे और उसके बदले में कम पैसा दिया करते थे। इससे मज़दूरों का नुकसान होता था, ठीक है, कि उनसे काम दिन भर करवा लिया और मजदूरी थोड़ी सी पकड़ा दी कि जाओ तुम्हारा खाना ही अच्छा हो पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? मिनिमम वेजेस एक्ट। कम से कम इतनी मजदूरी मिलनी ही चाहिए। अब आंसर पढ़ो इसका। अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट a worker has to be paid not less than the minimum wages. The minimum wages are revised upwards after very few years. अब इसका मतलब क्या हुआ? अंडर दिस एक्ट अ वर्कर हैज़ टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेजेस। इस कानून में बताया गया कि किसी भी कर्मचारी को एक न्यूनतम वेतन से कम पैसा नहीं दिया जा सकता, मतलब जितना तय है उतना तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स आफ्टर वेरी फ्यू ईयर्स। और जो मिनिमम वेजेस हैं, जो न्यूनतम वेतन है, इसे हर कुछ साल के बाद बदला जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। मान लो आज जिस काम के लिए किसी व्यक्ति को तय कर दिया गया 500 रुपये में तुम्हें दिन मिलेंगे, तो क्या हर साल उतनी तय रहेंगे? अब 5 साल के बाद महंगाई बढ़ गई, चीज़ें महंगी हो गई, तो 500 रुपये में गुजारा नहीं चलेगा उसका। तो फिर सरकार भी क्या करती है, समय समय पर मिनिमम जो न्यूनतम वेतन है, मिनिमम वेजेस है, उसको बढ़ाती रहती है, बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से, ठीक। फिर आगे पढ़ो। थ्रू दिस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल वर्कर्स स्पेशली फार्म लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर्स, फैक्ट्री वर्कर्स etc वर प्रोटेक्टेड। दिस लॉ हैज़ reduced the exploitation of workers to an extent
अब इसका मतलब क्या हुआ, थ्रू दिस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल वर्कर्स स्पेशली फार्म लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर्स, फैक्ट्री वर्कर्स ETC। मतलब इस कानून के ज़रिए क्या हुआ, जितने भी वर्कर हैं जैसे कि ये अपना खेती किसानी वाले मज़दूर, खेतीहर मज़दूर, या जो कंस्ट्रक्शन मतलब जो बिल्डिंगों के निर्माण में काम करने वाले मज़दूर हैं वो, या फिर फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं वो, इन सभी लोगों का इसमें जो है फ़ायदा हुआ, उनके जो लाभ हैं उनको मिले। ठीक है, और ये सभी लोग जो है इस कानून के आने से क्या हुआ, इन सब लोगों का काफ़ी हद तक जो है शोषण ये कम हो गया। मतलब पहले इनका शोषण बहुत होता था, शोषण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। क्या कहेंगे, एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, तो काम करने वाले मज़दूरों का इस नियम के आ जाने के बाद एक्सप्लॉयटेशन कम हो गया। नहीं, पहले मज़दूरों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो ये आंसर हो गया तुम्हारे 3। कर रहे हैं अभी छुट्टी, इतनी छुट्टी चाहिए तुमको। अब इसके बाद अगला एक आखिरी प्रश्न पढ़ लो। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के अलग अलग तरीके कौन से हैं, कौन कौन से तरीक़ों से कमर्शियल फार्मिंग होती है। कमर्शियल मतलब व्यावसायिक। ठीक है, मतलब ऐसी फसल जिसका उपयोग अपन अपने खुद के लिए नहीं करते, घर में खाने के लिए, बस उसको बेचने के लिए अपन करते हैं। यदि केवल घर में खाने के लिए अनाज उगाना तो अपन इतना खेत भर के अनाज उगाएंगे क्या, थोड़ा सा अनाज लगा लेंगे। लेकिन हर व्यक्ति जो खेती कर रहा है वो बड़े बड़े खेत बना के अनाज उगाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको बेचेगा और बेच के उससे लाभ कमाएगा। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के अलग अलग तरीके या रूप क्या क्या हैं। चलो आंसर देखो इसका, बोलो। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि इन कमर्शियल फार्मिंग में मतलब व्यावसायिक खेती में क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। इसमें क्या होता है कि जो फसल लगाई जाती है खेतों में या फिर जो जानवर पाले जाते हैं, ठीक है, इनको बाज़ार में बेचने के लिए पाला जाता है। मतलब खेतों में फसल बाज़ार में बेचने के लिए लगाई जाती है और जानवर जो पाले जाते हैं इनको भी बाज़ार में बेचने के लिए पाला जाता है। ठीक है, ये होती है कमर्शियल फार्मिंग। इसको केवल घर के उपयोग के लिए नहीं करते। ठीक है, और इसमें जो एरिया होता है कल्टीवेशन का, मतलब खेती का जो एरिया होता है ये कैसा होता है, बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। जिसके पास जितनी ज़्यादा जगह वो उतनी ज़्यादा जगह में खेती करेगा ताकि ज़्यादा फसल हो, ज़्यादा बिक्री हो। और इसमें जो पैसा लगता है, कैपिटल मतलब यहाँ पे राजधानी नहीं, ध्यान रखना, कैपिटल मतलब राजधानी भी होता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल का मतलब है पूंजी, पैसा। तो जो इस प्रकार की खेती होती है इसमें पैसा भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पैसा लगेगा, बड़े पैमाने पे खेती करना तो बड़ा पैसा लगेगा। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, समझ में आ गया। तो अब इतने 4 क्वेश्चन आज तुम लोगों को भेज देंगे अभी, तो घर में इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना और कल कुछ क्वेश्चन अपन और पढ़ेंगे।